Good evening, everyone. Bacha, am I audible? Yes, sir. Okay. So let's start with argument. Argument हमने उस दिन कैलकुलेट करना सीखा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, राइट? और आर्गुमेंट का रूल भी समझा था हमने कि आप सबसे पहले tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा निकालने के लिए y और x दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए, मॉड्यूलस लीजिए उनका, और जैसे ही आप थीटा निकाल लें फिर वहां से तो आप चेक करिए कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, उसी हिसाब से आप उसका आर्गुमेंट बता देंगे, राइट? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा हमारे पास हमारा वो पूरा पोर्शन। तो लिखिए जरा, द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट the modulus and argument of the complex number uh, 1 plus 2i divided by 1 minus 2i is, हमें इसका मॉडुलस भी निकालना है, हमें इसका आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। तो अभी तो ये सही फॉर्म में ही नहीं है नंबर, पहले तो आप देख सकते हैं इसको, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? क्यों करेक्ट नहीं है, ऋषिक बताएगा? डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स आई जो है आई आया हुआ है, जैसे डिनोमिनेटर में आई आया हुआ है मैं यहां से समझ जाऊंगा कि बिल्कुल सही फॉर्म में नहीं है। ऑल्दो अगर मेरे को इसको मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस में इसका निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ऊपर वाले नंबर को z1 मान लूंगा, नीचे वाले नंबर को z2 मान लूंगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2 हो सकता है। तो यहीं से मुझे इसका चल जाएगा, चेक कर लो चाहो। √3/2 नहीं, 2 to 4 √5 बाय √5 √5 अपॉन √10, यस सर, यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/√2, सॉरी, है ना? यस सर। बट आर्गुमेंट भी निकालना है, तो आर्गुमेंट भी निकालना है तो इसलिए पहले इसे सही फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सही फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे उर्वशी? सर पता नहीं, हम नीचे से आई हटाएंगे। आई कैसे हटाते थे? जैसे ऊपर इरेशनल नंबर में रूट हटाया करते थे। 1 + 3i का मल्टीप्लाई करके बोथ इन डिनोमिनेटर एज वेल एज इन न्यूमरेटर। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 × 1, दो जगह से रियल पार्ट मिलेगा, दो जगह से कॉम्प्लेक्स पार्ट मिलेगा। दो जगह से रियल पार्ट मिलेगा, या तो रियल को मल्टीप्लाई करके जो आएगा 1, या इमेजिनरी मल्टीप्लाई करके आएगा +2i × +3i, यानी कि प्लस के 6i², यानी कि -6। तो रियल पार्ट बना 1 - 6 प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट बना 2i का 1 से मल्टीप्लीकेशन यानी कि 2i, 3i का इससे मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3i, 3i + 2i 5i, डिवाइडेड बाई यहां करेंगे 1 का स्क्वायर -3 3 जा 9i², सॉल्व करा -k5 + k5i डिवाइडेड बाई ये बना 1 + 9 यानी कि 10। तो सही कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i अपॉन 1 - 3i नहीं था, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर था -½ + k½ i। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए z बोल देता हूं यार। तो z बोला तो मॉड z निकालना है। मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि 1/√2, ऐसे लिख सकता हूं। अब आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट के लिए tan थीटा निकाला करते थे, tan थीटा ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई -½ का मॉड। मॉड का काम था पॉजिटिव वैल्यू बना देना, यानी कि ये बनेगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, आंसर आया 1। थीटा बना
45 को आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 4, 180 अपॉन 4। 45 इज नथिंग बट पाई बाई 4। यस सर। जैसे भी आप देखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप 45 में भी आंसर दे सकते हैं, ऑल्दो आपको आंसर सारे पाई में दिए गए होंगे। और जब भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे वो पाई बाय 180 से, और इसका कन्वर्जन समझ लो, मेरे साथ आ जाओ। पाई की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल है। अब आप निकालना चाहते हैं अपने किसी भी एंगल को पाई में, रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, पाई बाय 180 पाई अपॉन 180 हो जाता है रेडियन में। अगर आप x डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पाई अपॉन 180 के साथ x का मल्टीप्लीकेशन कर दे। हमें 45 की वैल्यू निकालनी थी, 45 पुट करके देख लो, 4 बन जाएगा यहाँ पे। 45 से 180 डिवाइड हो जाएगा 4, तो वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 4, राइट। ये एक कन्वर्जन है जो कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकता है या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकता है। तो थीटा की वैल्यू बनी 45। अब जरा मुझे बताओगे कौन से क्वाड्रेंट में था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर? फर्स्ट। ध्यान से देख, रियल पार्ट है नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? सर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू कैसे दी जाती थी? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 4। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3 पाई बाई 4। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ था उसका मॉड्यूलस होगा 1/√2, उसका आर्गुमेंट होगा 3 पाई बाई 4। और जैसे ही मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकाल लूं, या मेरे को मॉड्यूलस और आर्गुमेंट दिया हो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मैं बहुत इजीली उसको लिख सकता हूं, सारी चीजें निकाल सकता हूं मैं उसकी। यही आज का टॉपिक है, कैसे, यही आज का टॉपिक भी है, कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके पास अभी तो आपने सिर्फ एक फॉर्म पढ़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, विच वाज पॉइंट फॉर्म, कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। आज हम और भी फॉर्म्स पढ़ेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें हमें आर्गुमेंट और मॉड्यूलस के साथ बताया जाएगा किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स, तो आप एक नोट बना लीजिए इसके बाद। पहले क्वेश्चन फटाफट नोट करो। एज सुन एज यू आर डन इन्फॉर्म मी। लिख लिया। ओके, सर क्वेश्चन लिख लिया। उर्वशी कर लिया? यस सर। ओके, चलिए फिर नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखिए सबसे पहले तो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो का आर्ग्यूमेंट नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि जीरो में 0/0 की फॉर्म बन रही है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि जीरो को जीरो से मिलाने पे कोई लाइन ही नहीं बनती, तो उसका एक्स एक्सिस से एंगल कैसे बताएंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही तो है आर्ग्यूमेंट, और क्या है? तो आर्ग्यूमेंट तो, हाँ जी सर उससे पहले मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। बिल्कुल। सर जो आपने ये प्रॉपर्टीज ऑफ जिसने सर मॉड्यूलस पढ़ाई है हमें, सर इसमें मैंने देखा सर मेरे स्कूल वगैरह में सर काफी जगह सर ये आधी प्रॉपर्टीज है नहीं, उन्होंने कहा कि ये सिलेबस में नहीं होती। नहीं 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 नहीं, ऋषिक अगर कोई भी ये बात बताए ना तो उससे सिलेबस में नहीं होता है, ऐसा तो सिर्फ मेरे से ही पूछो या मेरे पे भरोसा रखिए इस बात का। तो जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस में है वो सब सिलेबस में होगा, और आईआईटी के सिलेबस से कुछ बाहर नहीं होता बच्चे। नहीं सर, आईआईटी वो में सिलेबस सीबीएसई नहीं का होता। बोल रहे थे कि अच्छा यूज नहीं सीबीएसई, की। हाँ बिल्कुल, सीबीएसई में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी सिलेबस में नहीं होगी। सीबीएसई में तो कुछ ही प्रॉपर्टीज उसमें सिलेबस, सीबीएसई तो बस बहुत बेसिक बेसिक बताएगा तेरे को कि भाई देखिए तू इस तरीके से डिवाइड कर सकता है,
मतलब सीबीएसई की प्रॉपर्टीज जाननी है तो सिर्फ इतनी पूरा पहली 5-6 प्रॉपर्टीज उठा ले सबकी, बस उतनी प्रॉपर्टीज होंगी तेरे सिलेबस में, और उतना ही यूज भी कराएंगे वो तुझसे, उससे ज्यादा यूज भी नहीं कराएंगे वो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि तुझसे वो बहुत ज्यादा यूज करा लेंगे, तुझे कहीं यूज करने के लिए देंगे भी नहीं वो ऐसी चीज को। तो इसलिए सीबीएसई की तरफ से तो हाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तू अगर पहली 5-6 प्रॉपर्टी उठा लेगा अगर जो तुझे लिखवाई गई है, वो इनफ है सीबीएसई के लिए, और एक वो पावर वाली प्रॉपर्टी बस देख लियो, ये इनफ है। यस सर, क्योंकि सर मैंने जब करा इस क्वेश्चन से तो उन्होंने बोला कि ये अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने कहा अच्छा। हाँ वो बिल्कुल सही बात है यार, सीबीएसई में तो नहीं करेंगे अप्लाई, मतलब सीबीएसई में तो कुछ चीजें नहीं होंगी उसमें से। ओके सो सेकंड प्रॉपर्टी इज अगली बार से मैं बता भी दूंगा तुझे कौन सी प्रॉपर्टीज सीबीएसई तक की है, कौन सी इसके बाद जेई की स्टार्ट हो रही है, ठीक है? यस सर। ओके लिखिए सेकंड नोट के अंदर पॉइंट, इफ z1 is equals to z2, if z1 is equals to z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, then mod z1 is equals to mod z2, and argument of z1 is equals to argument of z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके मॉड्यूलस भी इक्वल होंगे, साथ साथ उनके आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होंगे। ये सेकंड थी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स argument of purely imaginary numbers is pi by 2 or minus pi by 2। argument of purely imaginary numbers is pi by 2 or minus pi by 2। next point, argument of purely real numbers, argument of purely real numbers, argument of purely real numbers is 0 or pi। argument of purely real numbers is 0 और pi। देख लो फटाफट मेरे साथ क्या हम बोल रहे हैं। उर्वशी बता मेरे को, अगर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तो वो ग्राफ पे कहां होगा, ये समझ के बता मुझे। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से सोच, प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? प्योरली इमेजिनरी जो नेगेटिव होता है, जिसका रियल पार्ट 0 और दो एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। एग्जैक्टली अगर हम प्योरली इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब रियल पार्ट 0। रियल पार्ट 0 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, वाई कोऑर्डिनेट होगा जो भी होगा, कुछ इस तरीके का होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। वैसे ही प्योरली रियल नंबर कैसा होगा? जो एक्स एक्सिस पे होगा, जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बिल्कुल, क्योंकि प्योरली रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी कि वो कुछ इस तरीके का पॉइंट होगा x, 0। तो देखो जरा प्योरली, अगर अच्छा पहले आप प्योरली इमेजिनरी नंबर देख लेते हैं, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर में एक तो वो वाले नंबर आएंगे जो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हो, और एक वो वाले नंबर आएंगे जो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हो। अगर कोई भी नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो वो या तो ऊपर वाली एक्सिस पे हो सकता है या तो नीचे वाली एक्सिस पे हो सकता है। मैं इसका आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। आर्ग्यूमेंट का मतलब हुआ कि मुझे सबसे पहले तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना चाहिए इस पॉइंट को, और ज्वाइन करने के बाद देखना चाहिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इसका क्या एंगल बन रहा है। देखो जरा, इस केस में इसका एंगल 90 बन रहा होगा जब ये ऊपर होगा, और जब ये नीचे होगा तो इसका एंगल -90 बन रहा होगा। तो इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी अगर नंबर है
तो या तो उसका आर्ग्यूमेंट होगा π/2 या तो होगा -π/2। बोलो। यस सर। यही तो आर्ग्यूमेंट Yes, था। sir. आर्ग्यूमेंट को ऐसे तो डिफाइन करते हैं कि अगर किसी भी नंबर का आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है तो आप उस नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करिए और देखिए कि वो वाली लाइन, यानी कि ये जो अब इस केस में तो ये लाइन y एक्सिस ही हो गई, ऐसे मान लो। वो जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। तो मैंने देखा कि या तो लाइन ऊपर की तरफ जा रही होगी, पॉजिटिव y एक्सिस होगा, या नेगेटिव y एक्सिस होगा। पॉजिटिव y एक्सिस की बात करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज नापूंगा एंगल को, पॉजिटिव एंगल दूंगा 90 डिग्री हो जाएगा। नेगेटिव y एक्सिस होगा तो एंगल को नापना पड़ेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के केस में एंगल की वैल्यू तो 90 रहेगी बट नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर मेरा प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो आर्ग्यूमेंट होगा या तो π/2 या तो -π/2। सिमिलरली अगर प्योरली रियल नंबर है तो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा अगर एंगल, तो मैं उसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो देखूंगा कि ये तो अपनी लाइन के साथ खुद 0 डिग्री बना रहा है। बोलो। Yes, sir. तो आर्ग्यूमेंट अगर मेरे को निकालना था ऐसे नंबर का जो प्योरली रियल है और पॉजिटिव है तो 0 हो जाएगा उसका आर्ग्यूमेंट, राइट। और ऐसे नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट निकालना चाहता हूं जो नेगेटिव रियल नंबर है, यानी कि प्योरली रियल है पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, तो लाइन होगी इस बार ये वाली, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालूंगा, इतना बड़ा आएगा 180 डिग्री। नापने को तो देखो मैं इसे इधर से भी नाप सकता हूं, पर जो भी एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होते हैं उनको ऑलरेडी ऐसे ही डिफाइन करा जाता है कि उनका आप आर्ग्यूमेंट लेते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही लें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ना लें। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -180 से लेके प्लस के 180 तक होती थी, पर कभी भी -180 के बराबर नहीं होती थी, प्लस के 180 के बराबर हो सकती है। प्लस के 180 तभी होगा आर्ग्यूमेंट जब प्योरली रियल नंबर होगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो यही 2 पॉइंट लिखवाए गए हैं आपको बाद में कि भैया अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो आर्ग्यूमेंट होगा π/2 या -π/2, और अगर प्योरली रियल नंबर है तो आर्ग्यूमेंट होगा या तो 0 या तो पाई 180। सर हाँ जी सर -180 के इक्वल इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि -180 और 180 इक्वल है। -180 और 180 दोनों इक्वल है। देने को हम उस एंगल को किसी भी तरीके से दे सकते थे, बट जब सही तरीका एंटी क्लॉकवाइज है देने का तो इट ओनली मेक सेंस कि भाई आप एंटी क्लॉकवाइज ही नापो ना उसको। क्यों? यस सर। बस यही है एक रीजन। और वैसे बिल्कुल सही बात बोल रहा है तू कि हाँ -180 और +180 दोनों बराबर होंगे। और सर एक और चीज, हाँ जी। सर जैसे हम एंगल्स को कन्वर्ट करके लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो सर उसमें हम जैसे 180 और 270 निकालते हैं तो हम साइन कौन से क्वाड्रेंट का रखते हैं? 180 और सर 180 और 270 जैसे अगर हम कोई भी निकाले रेशियो, तो सर हम साइन जब हम नॉर्मल एंगल को रेडियन में चेंज कर रहे हैं ऋषिक, तो वहां पे तो साइन की कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो हम सारे एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही नापते हैं। नहीं सर रेडियन में नहीं सर, जैसे अगर साइन 180 निकालना हो या वो सब। अच्छा, वो तो तब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हम कैसे कैसे उसकी भी साइन स्कीम चलती है उसकी भी, और उसकी साइन स्कीम कैसे चलती है उसका भी रीजन है प्रॉपर, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। साइन 180 की टेंशन मतलब 0 होता है, तो किधर से भी निकाल लें 0 ही आएगा आंसर। यस सर। तो सर वो बेसिकली वो साइन 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ना? साइन 0 के इक्वल होगा बिल्कुल, जब -0 होता होगा लेकिन वो, हाँ हाँ बोल दो। तो मैं कहता हूँ -0 के इक्वल होगा लेकिन -0 0 ही होता है। वही एग्जैक्टली बता देंगे, ये सारे रूल्स बताएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, सारे रूल्स करेंगे भाई। चलो एक बार जरा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिख लें, फिर जरा कार्यक्रम शुरू करते हैं थोड़ा और फुल पावर में। तो फटाफट से प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में ये भी देख लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे, अब आर्ग्यूमेंट्स की ऐसे अगर हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट्स की कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, शायद आपको कोई प्रॉपर्टी दी भी ना हो सीबीएसई में, 1-2 प्रॉपर्टी के अलावा कोई ज्यादा प्रॉपर्टी दी भी नहीं होगी। यार आर्ग्यूमेंट की प्रॉपरली प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, बट अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो
थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमें आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ने में। सर आप लिखवा दो फिर या तो अभी बस। लिख लो, वही मैं भी कह रहा हूँ। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें समझ नहीं आएंगी यार, क्योंकि अभी तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा रोल आता है आर्ग्यूमेंट में। सिर्फ आर्ग्यूमेंट वाली चीज में ट्रिग्नोमेट्री समझने की जरूरत है हमें। तो अभी तुम लिख लो, तुम्हें ये प्रॉपर्टीज खुद ब खुद ही सारी चीजें समझ आ जाएंगी, या मुझसे पूछ लेना जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट आप डाल सकते हैं। ओके, और फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज जरा हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। अभी ज्यादा हमें समझ तो नहीं आएंगी यार, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट तक जब तक हम चल रहे हैं तब तक तो इजी है। जैसी जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में आ जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट की भी दो वैल्यूज होती हैं, पहले तो ये समझो। एक वैल्यू नहीं होती आर्ग्यूमेंट की, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। दो वैल्यूज मतलब बहुत सारी वैल्यूज होती हैं आर्ग्यूमेंट की। एक तो दी जाती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये तो हमने पढ़ा ही था, जो कि -180 से 180 जो मैंने अभी लिखा हुआ था। और एक होती है जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये इसलिए होता है, मैं आपको इसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं अभी, ऑल्दो हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे, बट एक मोटी मोटी सी अगर मैं तुमसे बात करूं तो ऐसे समझो इस बात कि यार अभी तक तो हमें एंगल जो दिखाए गए हैं ना, ये अभी तक तो जो हमें एंगल दिखाए गए हैं वो अपना हमें यार बहुत बेसिक एंगल दिखाए गए हैं 0 से 90 तक के। थोड़े से हमने चलो ऑब्ट्यूज एंगल भी पढ़ लिए 90 से 180 वाले भी, बट इसके ज्यादा तो हम नहीं पढ़ पाए अभी, ज्यादा एंगल्स तो हमने नहीं पढ़े। बट ये समझो जरा मेरे साथ, पहली रोटेशन थी ये, तो जब हम एंगल को नापना शुरू करते हैं तो ये पहली रोटेशन मैंने 0 से शुरू करी, बढ़ते 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 मैं यहां तक पहुंचा, 360 पे पहुंच गया वापस घूम के। समझो मेरे साथ साथ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में एंगल बन रहा होगा कुछ भी, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। अब मैंने सेकंड रोटेशन शुरू करी, तो जब मैंने सेकंड रोटेशन शुरू करी राइट, तो 360 से 720 तक मैं जाऊंगा पूरी की पूरी सेकंड रोटेशन में। बोलो नहीं? यस सर, ये समझ आ गया क्वाड्रेंट में क्या क्या होंगे एंगल। अब ऐसे समझ इस बात को कि अगर मैंने एक बार रोटेशन शुरू कर दी और मैं एंगल को देखता जा रहा हूं कि क्या क्या एंगल बनते जा रहे हैं, तो पहली रोटेशन में एंगल बनेंगे 0 से लेके 360 के बीच में, दूसरी रोटेशन में एंगल बनेंगे 360 से लेके 720 के बीच में। बट मेरे भाई ऐसे समझ के अगर सपोज कोई 30 डिग्री एंगल है, कोई 30 डिग्री एंगल है, तो 390 भी तो यही होगा, घूम के आएंगे जब 360 प्लस कर देंगे जब हम इसमें। भाई घूम के आए, अब हम ये 30 डिग्री था, हमने घूमा पहले पूरी रोटेशन कर लिया कवर 390 360, 360 के बाद 30 और बड़े 390, यानी कि 390 भी वही वैल्यू है जो 30 है। यस सर, है कि नहीं भाई? रोटेशन ही तो बदली है, बस एंगल की वैल्यू तो बढ़ा के दिखा दी गई है हमें, पर काम तो वो सारे वैसे ही कर रहा होगा जैसे 30 डिग्री होगा, वैसे ही 390 भी है। इनफैक्ट वैसे ही एक और रोटेशन करके दोबारा आ जाओगे, फिर वो वैल्यू भी वही है। बार बार रोटेट करते जाएंगे, वैल्यूज फिर से सेम आती जाएंगी। और यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होगा, जब आपको sin cos tan cot sec cosec और ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी इस बार, तो इस बार आपको यही बात बताई जाएगी कि आप 0 से 360 तक की वैल्यू निकालना सीख लो। जैसे ही आप 0 से 360 तक की वैल्यू निकालना सीख जाओगे, उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको आप 0 से 360 में चेंज कर सकते हैं। मतलब sin 30 is exactly same as sin 390, and not just sin, cos 30 cos 390, tan 30 tan 390, sec 30 sec 390, सब वैल्यू सेम है। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। ओके, अब जब ये रोटेशन, तो चलो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि देखो एंगल को आप बड़ा तो बहुत बना सकते हो जितना भी चाहो, पर वो कोई अलग काम नहीं कर रहा होगा। मतलब ऐसे मत समझना कि वो कुछ अलग हो जाएगा तो ये भाई 420 डिग्री और 60 डिग्री अलग अलग है, नहीं, एक ही है, सेम ही है। बस 420 का मतलब ये हो गया कि हम पांचवें क्वाड्रेंट में आगे घूम के आए हैं हम एक रोटेशन, और एक रोटेशन के बाद फिर से चीजें वैसे ही रिपीट करने लगेंगी। इसीलिए जहां जहां हम एंगल देते हैं वहां वहां जनरल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
जनरल वैल्यू मतलब भैया आप थीटा लें या 2n पाई प्लस थीटा लें। समझना जरा मेरे साथ इस बात को। 2n पाई का क्या मतलब है यहाँ पे? तो 2n पाई, n तो है कोई भी इंटीजर, सर वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल, n तो बताएगा मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ऐसे समझ लो, और n की वैल्यू है इंटीजर कोई ना कोई, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही होंगे, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4 है, या तो -1 है। उल्टा भी कर सकते हो रोटेशन, उल्टा करोगे बस नेगेटिव में हो जाएगा एंगल, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हो आप। n की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो ये थीटा ही है, n की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो ऐसे समझ लो 30 और 390 वाला जो रिलेशन मैंने अभी आपको समझाया है वो है। n की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 रोटेशन के बाद जो थीटा मिलेगा वो है। समझ आ रही है बात? हाँ सर आ गई। इसीलिए जब जब हम एंगल की बात करेंगे तो तब तब हम जनरल वैल्यू की बात भी करेंगे, क्योंकि आंसर बहुत सारे पॉसिबल है, सिर्फ एक नहीं, अच्छा इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है किसी भी एक एंगल के लिए। क्या बोल रहा है ऋषि? पूछ ले, कुछ पूछना हाँ चाहते सर, मैं कह रहा था सर ऐसे तो सर हम कितने भी रोटेशन करके +30 कर देंगे। बिल्कुल, इनफाइनाइट आंसर है इसके। बट सर प्रिंसिपल वैल्यू एक ही है। प्रिंसिपल वैल्यू एक ही है, बट बिल्कुल इसीलिए प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि एक रोटेशन में, या फिर 1000 रोटेशन कर लो, या जितने भी अपनी मनमर्जी रोटेशन कर लो, या उसका आंसर दें हम। आप हमसे कौन सा आंसर पूछना चाहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू ये कह रही है, सीधी सीधी बात करूं तो मैं तुझसे। प्रिंसिपल वैल्यू कह रही है देखो मैं तो एक ही रोटेशन के अंदर हूं, इस रोटेशन के अंदर जो खेल कमाल कर सकते हैं वो तो प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगी। और अगर आप मनचाह खेलना चाहते हो इधर कि भाई आपको मतलब नहीं रोटेशन कितनी हुई है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बट आप उस जनरल एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो वो जनरल वैल्यू बताती है। जनरल वैल्यू बताती है कि देख आंसर तो बहुत सारे पॉसिबल है, क्योंकि जो आंसर 30 दे रहा होगा वही आंसर 390 भी काम कर रहा होगा, वही सेम रोल प्ले, राइट। इसीलिए ये देखो हमने हर फॉर्मूले में हम 2n पाई लगा के चलेंगे। इन जनरल इस n की वैल्यू आप 0, -1 और 1 रख देंगे। आप इस तरीके से इस 2n पाई को यूज करेंगे कि जो हमारा राइट हैंड साइड है पूरा का पूरा, वो -पाई से लेके पाई के बीच में ही रहना चाहिए, राइट। अब ये चीज हम आगे और पढ़ेंगे जब और अच्छे से हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री समझ जाएंगे, तो इसके रूल्स हमें लगाने और अच्छे से आ जाएंगे। अच्छा, इन जनरल इस प्रॉपर्टी के बारे में पहले आप, हाँ, इस प्रॉपर्टी से आप ये जरूर समझ सकते हैं कि भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उनका आर्ग्यूमेंट निकालना चाहते हैं, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं उनका आर्ग्यूमेंट, कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल लें प्लस हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल लें, तो भी ये वैल्यू इसके बराबर ही होगी। इन जनरल अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उनका आर्ग्यूमेंट निकालना चाहते हैं, तो आप सबके आर्ग्यूमेंट अलग अलग निकाल के और ऐड कर सकते हैं। सर ये आया कैसे? ये समझने के लिए तेरे को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में लगाना पड़ेगा। सारी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट समझने के लिए तेरे को थोड़ी सर अब ट्रिग्नोमेट्री बता लगानी दो सर, क्या पता समझ आ जाए। पड़ेगी। अच्छा, तो मल्टीप्लाई कर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। चलो देखते हैं आज, पहले लिख ले एक बार, अभी कर लेंगे, कर दूंगा मैं एक्सप्लेन सारा। अच्छा ओके। सेम गोस फॉर दिस, और वही होगी यार, n की वैल्यू 0, -1, 1। जनरली यही इन्हीं तीन में से कोई ना कोई सी वैल्यू रखनी पड़ेगी तुम्हें। इस तरीके से पुट करनी है कि हमारी राइट हैंड साइड -पाई से, प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर दे रही हूँ बस, -पाई से पाई के बीच में। तो मान लो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक आर्गुमेंट आया 120, दूसरा आर्गुमेंट भी आया 120, आपने दोनों का सम निकाल के आंसर दे दिया 240, बट इधर के हिसाब से तो 240 आंसर आना नहीं चाहिए था। प्रिंसिपल वैल्यू देना चाहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू तो -180 से लेके प्लस के 180 तक ही रहेगी। तो आप क्या करेंगे, 240 में से माइनस कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू जो रखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू -1 रख देंगे, जिससे कि -360 हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा -120। क्या मेरी बात समझ आई? फिर से समझाता हूं एक बार, कि सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आया 150 डिग्री, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आया 150 डिग्री, तो दोनों का सम मिला के हो गया 300 डिग्रीज। बट 300 डिग्री इज नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू, राइट।
अब अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है तो हमें इसे प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लेके आना है। प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर कैसे ला सकते हैं? इसमें 2n पाई ऐड कर सकते हैं, पर n की वैल्यू इस तरीके से चूज करनी है कि आंसर प्रिंसिपल वैल्यू बन जाए। अब n को अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो आंसर आएगा 300। n को अगर 1 रखता हूं तो आंसर आएगा 300 प्लस 360, यानी कि और बड़ा 660। बट अगर n को -1 रखता हूं तो आंसर आएगा 300 माइनस 2 पाई, यानी कि 360। तो आंसर आ जाएगा -60, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू में। तो हमें n यहाँ पे -1 रख देना चाहिए उस केस में। क्या बात समझ आई दोनों लोगों को? यस सर। और सर ये इन जनरल वाले में भी +2n पाई रखेंगे ना? बिल्कुल, इसमें भी हम 2n पाई करेंगे, कर ले यार, हर जगह यही करेंगे। और n की वैल्यू उसी हिसाब से रख लेंगे, या तो 0 रखनी पड़ेगी। अब मान लो मैं तीनों एग्जांपल दिखा देता हूं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 150 प्लस 150 था, तो ये केस बन गया। अब ऐसा भी हो सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ इसका 20 आ जाए, इसका 30 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 50 आ रहा है आंसर, 50 ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख देंगे। सर 1 कब रखेंगे? 1 भी रखेंगे, आजा ये देख। अब मान ले ऐसी वैल्यू आ गई, एक आर्ग्यूमेंट है माइनस के 120, दूसरा आर्ग्यूमेंट है माइनस के 100। हमने दोनों की वैल्यू को ऐड करा तो माइनस के 220 आ गया ये तो आंसर। बट माइनस 220 इज नॉट इन द प्रिंसिपल वैल्यू, तो इस बार हम n की वैल्यू को 1 रख देंगे। ऐसा n रखेंगे बेसिकली, या फिर ऐसे सोच लो कि अगर आंसर ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है तो कुछ नहीं करना। सर प्रिंसिपल वैल्यू में होते कौन कौन से हैं नंबर? प्रिंसिपल वैल्यू क्या बोल रहे हो रोशी? एक बार फिर से बोल दो प्लीज, रिपीट। सर प्रिंसिपल वैल्यू में कौन कौन से नंबर होते हैं जो हम पता लगा रहे हैं? ये हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं Z1 Z2, जिनका आर्ग्यूमेंट हम निकाल रहे हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू की वैल्यू होती है -180 से लेकर प्लस के 180 तक। अच्छा ओके सर। तो अगर हमारा इन दोनों का सम मिला के -180 से 180 के बीच में आ रहा है ऑलरेडी, तब तो इस 2n पाई को भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है फिर तो। क्योंकि इस 2n पाई को तो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि भाई इसको आप यूज कर सकते हो वैल्यू में डालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, समझ। तो जैसे मैंने देख यहाँ पे एक एग्जांपल दिया पहले वाला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 150 आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 भी 150 आ रहा है। आपने फॉर्मूला लगाया, मतलब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका आर्ग्यूमेंट निकालना था। आपने कहा हमें फॉर्मूला आता है, दोनों का हमने अलग अलग निकाल लिया, फटाफट आर्ग्यूमेंट निकाल के दोनों का हमने ऐड कर दिया, तो ये आंसर आया 300। बट 300 इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप इधर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करोगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा ये। इसका आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो इसका आर्ग्यूमेंट 300 कैसे आ जाएगा? इसका आर्ग्यूमेंट तो -180 से 180 के बीच में ही आना चाहिए था। तो उस केस में मैं n की वैल्यू को -1 डाल दूंगा, जिससे कि -360 करना पड़ जाए मुझे, और 300 में से माइनस करूंगा 360 तो आंसर -60 आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल दिया देख मैंने कि मान ले आर्गुमेंट ऑफ Z1 20 है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 30 है, तो इस बार तो ऑलरेडी आंसर 50, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो n की वैल्यू को भूल जाओ, फिर n को 0 रख दो, इसका कोई काम नहीं है इस बार, क्योंकि हमारा आंसर ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है। तीसरा केस दिया मैंने देख कि -120 और -100 आ रहे हैं मान ले। इस बार इन दोनों का सम मिलकर -220 बन गया। -220 इज ऑल्सो नॉट इन द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस बार हम इनको +1 डाल देंगे, जिससे कि -220 में प्लस करेंगे 360 तो आंसर 140 आ जाएगा, जिससे कि हमारा आंसर प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर जाए। आई बात समझ? यस सर। ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, या इस चीज को वैसे भी बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/Z। इसको मैं हटा रहा हूं जरा, ये देख सकते हो आप सीधे सीधे यहीं से ऐसी ग्राफ पे। Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, फर्स्ट या सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी एक क्वाड्रेंट में होगा। चलो मान लेता हूं सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन सभी में आप n को वैल्यू को 0 -1 और 1 ही रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने बता दिया है। हाँ जी, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और इसका था आर्ग्यूमेंट 60,
इसका कॉन्जुगेट लूंगा, यहां बनेगा, राइट। और अब इसका अगर मैं आर्ग्यूमेंट लूंगा तो -60 आएगा कि नहीं आएगा? उतना ही तो नीचे होगा ये भी जितना ये ऊपर था। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब इसका को आर्ग्यूमेंट बिल्कुल इसका नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही इमेजिन करो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो उसका आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब उसका कॉन्जुगेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता, फिर से वही रिलेशन हो जाता। सेम सिमिलरली अगर आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता तो उसका आर्ग्यूमेंट सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में होता, फिर से वैसा ही रिलेशन बन जाता। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालिए, उसका माइनस कर दीजिए सीधा सीधा। या इसी चीज को एक और तरीके से डिफाइन करा गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमने ये पढ़ लिया तो अब जरा हम ये बनाएंगे, देखो आ जाओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z/z कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले तो मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z/z कॉन्जुगेट को ऐसे लिख सकता हूं यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस 2n पाई। सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करा है, कोई दिक्कत? और आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट की वैल्यू आपको पता है, ये रही, यानी कि इसकी जगह ये रखूंगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ऐड, यानी कि ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z/z कॉन्जुगेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक सेकेंड, fifth is argument of z to the power n is equals to n times argument of z plus 2n पाई। कि आप इस बार पावर को बाहर ले आते हैं निकाल के। देखिए आर्ग्यूमेंट इज सिमिलर टू लोगरिथम। जब मैं आपको लोगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट पढ़ेंगे, इन जनरल वाली भी पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, फिफ्थ पढ़ेंगे, सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लोगरिथम में भी। बिल्कुल ऐसे ही लोगरिथम चलता है जैसे अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो आर्ग्यूमेंट और लोगरिथम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चलती हैं भाई, पैटर्न बिल्कुल सेम ही है दोनों का। सर हाँ जी सर, इसमें ये 1/z कैसा आया था आर्ग्यूमेंट? इसके लिए यार हमें थोड़ी चीजें और समझनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम ये फंस रही है। चल दिखाता हूं कैसे आता है, क्योंकि सिक्स्थ प्रॉपर्टी में भी ये यूज होगी दोबारा चीज। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 अगर थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2/z1 यानी कि इसका रेसिप्रोकल, यही प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी है, यानी कि इसके रेसिप्रोकल की आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा हो जाती है। और माइनस थीटा के साथ ऑब्वियसली प्लस के 2n पाई तो हर बार लगाना ही पड़ेगा। जहां पे n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है कोई भी, 0 -1 1 ही नहीं रखना है, ये जनरल वैल्यू दे रहा है सारी। समझते हैं इस प्रॉपर्टी को भी। आ जाओ, रुक जा, पहले जरा सारी लिख ली। सेवेंथ जो कि हम अभी लिख के आए, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 है तो मतलब इसका क्या है, z इज प्योरली रियल।
सर हम हर जगह लिख देंगे 2n पाई ऐड कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, नॉट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। मतलब हम बताना चाहते हैं कि बहुत इसमें जनरल वैल्यू दे रहे हैं, इसमें तो हम 2n पाई खैर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ही ला रहे हैं, बट सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये जनरल वैल्यू दी है कि बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, जितने n की वैल्यू इंटीजर रखते जाओगे उतने सारे आंसर इसको सेटिस्फाई करते जाएंगे, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था जनरल वैल्यू के बारे में। 2n पाई करना प्रिंसिपल तो के अभी लिए, 2n पाई ऐड कर रहे हैं। प्रिंसिपल के लिए जरूरत नहीं है ना सर 2n पाई? प्रिंसिपल के लिए भी जरूरत हो सकती है इन प्रॉपर्टीज में, तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा था, देखिए वाली प्रॉपर्टी। हाँ यस सर, ओके। तो सर मतलब लगा दें हर में? बिल्कुल, इसमें लगाएंगे सर आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड? नहीं नहीं, इसमें लगाने की जरूरत नहीं। लगा सकते हैं जनरल वैल्यू देने के लिए, जैसे सिक्स्थ में भी लगाया है, जो रीजन सिक्स्थ में देने का लगाया है, वैसे तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट हम तो सिर्फ यहाँ पे यही बताना चाहते थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है। ओके सर। अब अगर सपोज z1 प्लस z2 का मॉड z1 माइनस z2 के मॉड के बराबर दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 2। अगर आपको कहीं भी ये चीज दी गई है तो कि आर्ग्यूमेंट, दोनों के आर्ग्यूमेंट के बीच का डिफरेंस पाई बाई 2 होगा, और ये प्रॉपर्टीज मॉडुलस पे बेस्ड है। वैसे इससे अगले वाली प्रॉपर्टीज भी सेम मॉडुलस पे बेस्ड है कि अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बराबर है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के, तो यहां से हमें पता चलता है कि आर्ग्यूमेंट दोनों का बराबर होना चाहिए। करेंगे, सबको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं रुक जाओ, पहले जरा लिख लें, काफी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, और दो और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि हमने मॉडुलस में भी लिखी थी। वैसे इसका आंसर बताओगे मेरे को मॉडुलस के हिसाब से क्या था? मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा था मॉड के अंदर। हाँ सर, इसका वो था सर z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 कॉन्जुगेट प्लस माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। हाँ यस ना, ओके। तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस माइनस जो भी होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ट्वाइस रियल पार्ट z1 z2 कॉन्जुगेट, राइट। उसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड z1 मॉड z2 cos of theta 1 is the argument of z1 minus theta 2 is the argument of z2। अब ये प्रॉपर्टी समझने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, तब हम इस प्रॉपर्टी पे पहुंच पाएंगे, बट अभी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ये सारी प्रॉपर्टीज को। और वैसे ही एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने, अगर आपको याद हो तो, क्या आंसर होता था इसका, बता दो जरा फटाफट। z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2, इसकी वैल्यू याद करो, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट हुआ करती थी, जो यहां पे आता है बेसिकली वही इसकी वैल्यू होती है। तो इस बार इसकी वैल्यू भी ये हो जानी चाहिए जो यहां पे आया हुआ है ऑलरेडी। और अगर इसकी हम बात करें तो θ1 जो है, θ1 is argument of z1 while θ2 is argument of z2।
थीटा 1 is argument of z1 and थीटा 2 is argument of z2. आ जाओ जी जरा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अब हम इनसे समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो पहली प्रॉपर्टी, पहली और दूसरी दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होंगी, मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व होंगी, बट उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले जानने की जरूरत है, तो वो आपको सीधे ऐसे ही समझने पड़ेंगे अभी के लिए। तो फर्स्ट का प्रूफ हम डिस्कस कर रहे हैं एक बार, सेकेंड विल फॉलो द सेम। तो हमें दिया गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। तो पहली बात तो z1 को आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए और z2 को भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, जो आपकी मर्जी वो मान सकते हैं। तो मैंने मान लिए a1 प्लस ib1 एंड a2 प्लस ib2। ये जरा मैं रफ कर, हम ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं? फर्स्ट ही तो लिखी थी, देख। हाँ यस सर। तो z1 को मैंने मान लिया a1 प्लस ib1, z2 को मैंने मान लिया a2 प्लस ib2। z1 z2 का मल्टीप्लीकेशन करा तो ये आया a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i टाइम्स a1 b2 प्लस a2 b1। मुझे इसका निकालना था भाई आर्ग्यूमेंट, तो क्या मैं इसका आर्ग्यूमेंट ऐसे नहीं लिख सकता? देखो जरा, tan थीटा इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। यहां से हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अगर मैं निकालता तो वो आएगा tan b1 अपॉन a1, उसको मैं tan थीटा 1 बोल दे रहा हूं। फॉर z1 tan थीटा 1 मैंने अगर निकाला तो इसकी वैल्यू बनेगी भाई b1 अपॉन a1, है कि नहीं बोलो? यस सर। और tan थीटा 2 निकालूंगा तो क्या आएगा? b2 अपॉन a2। b2 अपॉन a2, राइट। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा क्या हुआ है? ये आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा है, एंगल ही तो होता है आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा 1 है, ये आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा 2 है। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में हटा सकता हूं, रब कर सकता हूं। यस सर। ओके, तो आपको जो यहां पर दिया गया है वो दिया गया है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। अगर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है और मैं दोनों साइड tan लगा दूं तो ये बनेगा tan थीटा और ये बनेगा tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसका फॉर्मूला सुन लो आप, tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 का tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ये पढ़ेंगे हम इस बार ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो खुद ही आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो tan थीटा 1 क्या था? b1 अपॉन a1 प्लस b2 अपॉन a2। सर हमने ये क्यों मान लिया थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2? हाँ सर हमने ये क्यों मान लिया कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2? मानना थोड़ी है, दिया गया, मैं तो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। सर लेकिन प्रूफ करते वक्त ऐसा नहीं होता कि हम यूज नहीं कर सकते वो रिलेशन? बिल्कुल कर सकते हैं, किसने कहा? 10th की वो याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यस सर। LHS इज इक्वल टू RHS ही तो प्रूव करते थे। यस सर। ये मैं भी कर रहा हूँ, मैंने LHS का आर्गुमेंट निकाला, मैं अब RHS का आर्गुमेंट निकाल के दिखा रहा हूँ तेरे को। अब RHS
अभी तेरे को प्रॉपर्टीज नहीं आती ना, डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको, तेरे को इनवर्स की प्रॉपर्टीज नहीं आती, तेरे को इनवर्स फंक्शन नहीं पता है, अभी बहुत सारी चीजें पता नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते थे प्रूव, बट मेरे को इसलिए ऐसे प्रूव करके दिखाना पड़ रहा है, तुम्हें बहुत सारी यहाँ पे फॉर्मूले ही नहीं आते हैं। तुम्हें भी यही, अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा तो देख θ1 ही नहीं पता है तुम्हें, सबसे पहली बात तो θ1 हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे आर्ग्यूमेंट को, अगर हम जैसे अभी हमने समझाया है, एक्चुअल फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट इज नॉट दिस। अगर हम पूरी डिटेलिंग पे बात करें तो तेरे को ये नहीं पता। देख पहली प्रॉब्लम समझ मेरी अब, कि θ1 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, तो θ1 को ऐसे लिखा जाता है tan इनवर्स b1 अपॉन a1। क्या तेरे को इनवर्स पता है? नहीं सर। बहुत बड़े फंक्शन होते हैं इनवर्स, तो पहले मेरे को इतनी बात समझानी पड़ेगी, इनवर्स समझाऊंगा मैं, फिर मैं इनवर्स के फॉर्मूले बताऊंगा, दूसरी चीज, तब जाकर मैं θ1 प्लस θ2 को एक्सप्लेन कर पाऊंगा तेरे से। इसलिए उस चीज से बचने के लिए हमने तेरे को ऐसे समझा दिया। ऑल्दो तुझे इस प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है अभी, इसको हम बिल्कुल लीव कर सकते हैं, हमारे काम नहीं आएगा ये। तो ये बनेगा b1a2 प्लस a1b2 डिवाइडेड बाई a1a2 अपॉन, और अगर यहां पे मैं देखूं तो b1 अपॉन a1 इंटू b2 अपॉन a2 बना हुआ है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा a1a2 माइनस b1b2 डिवाइडेड बाई a1a2, ये इससे कैंसिल होगा, ये देख ले tan थीटा की वैल्यू बन रही है राइट हैंड साइड पे, अगर हम सॉल्व करेंगे पूरा तो हमको एक्चुअली टू नो मोर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट वी फर्स्ट नीड टू नो अ लॉट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो इसीलिए हम इसकी ज्यादा डिटेलिंग में घुसना नहीं चाह रहे थे। अब यहाँ पे मोस्टली जितने भी फॉर्मूले प्रूव मैं करूंगा उसमें हर किसी में कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला लग रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का कि जो हमें भी आता नहीं। ये आगे पढ़ेंगे हम चलते हुए सारे, तो ये सब हम तब चीजें सीख सकते हैं, बट नॉट राइट नाउ। इसको भी ऐसे लिख ले, 11th प्रॉपर्टी को भी ऐसे लिख सकते हो कि ये वही वैल्यू है जो हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, या ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट z2, ये उसी की वैल्यू है। अच्छा अब एक बार 1/z वाली प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज तो तुम तभी बाद में समझना, अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसे समझाना भी, और प्लस तुम्हारे लिए समझना भी, कंफ्यूज भी ज्यादा होगे। उसके बजाय इस बात पे ज्यादा गौर करो कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं अभी राइट नाउ। समझेंगे धीरे धीरे आगे चल के समझेंगे, बट फॉर दैट वी ऑल्सो नीड नॉलेज अदर देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उस पर भी पहुंचेंगे। बट एक चीज समझनी जो भी जरूरी है वो ये कि z और 1/z कहाँ लाई करते हैं। As soon as you are done with this proof मेरे को इन्फॉर्म करना। सर लिख लिया प्रूफ। और मैं लेफ्ट हैंड साइड रिमूव कर रहा हूँ ऋषिक। यस सर मैंने लिख लिया। राइट हैंड साइड पे लिखता रहे तू। सर तो हमें इस चैप्टर से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, मतलब पढ़नी चाहिए थी इनको। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सारे चैप्टर्स में आएगी, बट ट्रिग्नोमेट्री पहला चैप्टर नहीं है पढ़ने वाला, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री इस बार थोड़ी खतरनाक आएगी। तो तुम्हें अगर पहले ही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे तो तुम बड़े डिमोटिवेट हो जाओगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते हम पहले। नहीं बट ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पे सिर्फ आर्ग्यूमेंट में ही है और कहीं नहीं है, और कहीं ऐसा यूज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का जिससे हमें कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा ओके सर। चलो ये चीज देखो, मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z,
और पॉइंट है x, y, तो z की वैल्यू हो जाएगी x प्लस आई वाई। अब जरा 1/z निकालते हैं एक बार, तो 1/z का मतलब 1/x प्लस आई वाई। ये तो सही फॉर्म है नहीं, सही फॉर्म है नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो जरा क्या बना, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे लिख दूं? हाँ सर। राइट। अब देखो जरा मेरे साथ, यहीं पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पॉइंट को अगर मैं लिखूंगा तो पहली बात तो देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था z, यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव थे, तो ये जो 1/z बनेगा, x भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही पॉजिटिव, y पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव, बीच में लगा हुआ है माइनस, तो y कोऑर्डिनेट हो गया नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ पहले तो मुझे। यस सर, बनेगा। बनेगा। बनेगा, है ना। दूसरी बात, अब एक बात और समझो मेरे साथ साथ, अगर मैं 1/z, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये कौन सा पॉइंट है, तो z पॉइंट था x, y, मैंने x को भी एक सेम नंबर से डिवाइड करा जिसको y से करा, राइट। तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि 1/z मैग्नीट्यूड में तो छोटा हो गया होगा, देख लो फिर से, 1/z मैग्नीट्यूड में तो छोटा हो गया होगा, पर छोटा जितना भी हुआ होगा ना, वो सेम रेशियो से हुआ होगा, क्योंकि x भी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, y भी सेम नंबर से हो रहा है। अगर मैं और क्लियरली आपको ये बात बताना चाहूं, तो मैं कोई एक एग्जांपल लेके भी दिखा सकता था कि अगर मैं x, सपोज z अपना मान लेता हूं कोई 3 + 4i, अगर मैं z को मान लेता हूं 3 + 4i और 1/z निकालता हूं, तो देखो जरा क्या बनेगा मेरे पास, z was 3 + 4i and then z, सॉरी 1/z, 1/3 + 4i बनेगा। यहां से मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता हूं, 3/3² + 4² 25 माइनस 4i/25। तो अगर 3,4 मेरे यहाँ पॉइंट था, तो 3,3/25 और माइनस के 4/25 कुछ यहाँ पे बन रहा होगा, ऐसे ही जैसे अभी ये 1/z में लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे। मतलब ये कि इसका डिस्टेंस तो घट गया ओरिजिन से, क्योंकि इसके पॉइंट्स छोटे हो जाएंगे, बट घटेंगे सेम तरीके से। ठीक है जी। तो सर तो सेम ही लाइन पे लाया करेगा तो एंगल सेम हो जाएगा। एक बात ध्यान दो, बिल्कुल यही मैं बताने वाला था कि अब इसका, इसी का 1/z का आर्ग्यूमेंट निकालो जरा। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, एक्चुअली आर्ग्यूमेंट tan थीटा नहीं होता है, थीटा होता है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए tan थीटा निकाला, tan थीटा निकालने के लिए मुझे ये तो पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो भी इसका आर्ग्यूमेंट आएगा वो माइनस टाइम्स तो आएगा ही, और उस पर बाद में बात करते हैं। मैं इसे सीधा सीधा ले लेता हूं, ये भी पॉजिटिव है, यहां से भी इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव उठा रहा हूं, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव उठा रहा हूं, बाद में देख लूंगा क्या करना। ये कट करा, देखो जरा, अभी भी y/x ही आया, mod y/mod x, और जो भी आएगी थीटा की वैल्यू बस उसे माइनस टाइम्स कर दूंगा कि नहीं। यस सर। यहां से देखना जरा आर्ग्यूमेंट क्या रहता है, दोनों जगह से आर्ग्यूमेंट तो सेम ही आ रहा है मेरे भाई, हाँ सर। बस सिर्फ साइन का ही तो होगा। यस सर। क्या ये बात समझ आई? तो वो जो मैं बात बोल रहा था अभी तुमसे कि दोनों सेम रेशियो से कम होंगे, उस बात का मतलब ये है कि दोनों सेम रेशियो से कम होंगे कि वो आर्ग्यूमेंट पे कोई फर्क नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना फर्क डालेंगे कि आर्ग्यूमेंट का साइन जरूर चेंज हो जाएगा। तो अगर आपका z का आर्ग्यूमेंट 60 डिग्री था, तो 1/z का आर्ग्यूमेंट -60 होना चाहिए कि नहीं? यस यस सर। सर। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z 120 था, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z माइनस के 120 हो जाएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, उसका मॉड्यूलस तो छोटा होगा, उसका आर्ग्यूमेंट छोटा नहीं होगा, यानी कि उसका डिस्टेंस तो घट जाएगा पॉइंट का जब
ये बताई गई थी अभी जो आपको लिखवाई गई है, क्या आर्गुमेंट ऑफ 1/z। सर रिपीट कर दीजिए। सर आपकी एक्चुअली वॉइस बीच में चली गई थी। यस अच्छा सर। अच्छा बिल्कुल। तो मैं यही बोल रहा था कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये चीज समझ ली तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z की वैल्यू माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगी। बोलो। हाँ सर। यहां पे भी यही हुआ है और तुम देख सकते हो कि हमारा जो z का आर्ग्यूमेंट आएगा 1/z का आर्ग्यूमेंट उसका माइनस टाइम्स हो जाएगा, बस यही प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी। यही प्रॉपर्टी है एग्जैक्टली थर्ड या फोर्थ जो भी है, और 6th 7th जो प्रॉपर्टी दी गई थी वो भी शायद यही थी। दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। बस अभी तो आप इतनी ही समझ सकते हैं प्रॉपर्टी। इसके ज्यादा समझने के लिए बच्चा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी समझना पड़ेगा, तो बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज, राइट। समझते हैं हाउ टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज, पर उससे पहले जरा एक फॉर्म और समझो मेरे साथ। आज हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले थे। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पढ़ना क्या चाहिए सबसे पहले? क्या मैं इसे रफ कर सकता हूं? 1 मिनट सर। बिल्कुल, इस पे लिख लो और आगे चलो थोड़ा। सर तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z। ऐसे बोल ले या ऐसे बोल ले, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसे tan इनवर्स लिखना भाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z को tan इनवर्स निकला ना, लिखना ना कि mod y अपॉन mod x। tan इनवर्स mod y अपॉन mod x। अच्छा ओके सर। ऐसे ये कह रहा हूं। इनवर्स का मतलब वैसे ये होता है कि हमने बस इसी चीज को पलट दिया उठा के। tan थीटा अगर mod y अपॉन mod x था तो हम 10 को उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगी। ये पावर -1 है नहीं, अभी मोटा मोटा अभी अगर आप ऐसे समझ लो कि अगर 10 को मैं उधर लेके गया तो 10 की पावर -1 बन गई। ऑल्दो ये -1 नहीं बोली जाएगी, इसे 10 इनवर्स रीड करा जाएगा, ना कि 10 टू द पावर -1। और अभी आपको लॉजिक समझाने के लिए बस मैंने ये बात बोल दी है। But as 1/z lies in fourth quadrant, argument of 1/z is equals to minus times argument of z. सर इसको हम ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं tan थीटा नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan थीटा नेगेटिव होता फोर्थ क्वाड्रेंट में? यस सर। नहीं नहीं नहीं, जस्टिफाई करने के लिए तो पहले हमें 1/z के बारे में तो पता होना चाहिए। तो 1/z से ही जस्टिफाई कर सकते हैं। पहले फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज 1/z। व्हाट डज 1/z रिप्रेजेंट? सर तो आर्ग्यूमेंट 1/z में tan थीटा ये हम पॉजिटिव में लिखेंगे अभी। हाँ, ये तो हमने tan थीटा निकाला है, फिर आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए तुम्हें पता ही है क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं सर तो tan इनवर्स में हम कैसे वैल्यू लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z की? फिर से बोल, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z का tan इनवर्स में ऐसे ही लिखेंगे, tan इनवर्स y/x, ये mod y/mod x। बस माइनस लगा देंगे पहले क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हाँ ठीक है।
लिख लिया है पूरा? यस सर। ऋषि? हाँ सर। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ना एक तो तरीका होता है पॉइंट फॉर्म में लिखने का, जैसे कि आपने सीख ही लिया पॉइंट फॉर्म, तो a, b। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करूं ना, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही सेट ऑफ मॉड z और आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए या तो मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज मेरे को उसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पता चल जाए, क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही मॉड्यूलस और एक ही आर्ग्यूमेंट मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू की। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मतलब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस सेम हो सकते हैं, बट उनके आर्ग्यूमेंट फिर तभी सेम होंगे जब वो दोनों बराबर है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो वन ऑफ देम हैज टू बी डिफरेंट, आइदर मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। यानी कि सर अगर क्या इक्वल है? अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं तो उसके लिए एक सेट ऑफ वैल्यूज बनेगी मॉड्यूलस की एंड आर्ग्यूमेंट की। अगर मैं किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं तो उसकी वन ऑफ द थिंग हैज टू बी डिफरेंट, आइदर मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। अगर हमने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो या तो उसका मॉड्यूलस अलग होना चाहिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से, या आर्ग्यूमेंट अलग होना चाहिए, या हो सकता है दोनों चीजें भी अलग हो। समझ रहे हो? यस सर। ऐसे समझो अब मेरी बात, अब दूसरी तरीके से समझो इसी बात को कि यार ये मैंने पॉइंट यहां पे लिया, ठीक है, अगर मैं इसके अलावा कहीं भी पॉइंट लेता हूं, इस लाइन के अलावा, ये जो लाइन बनी हुई है अभी ओ जेड बोल देता हूं, चलो इस लाइन को ओ जेड लाइन को मैं इधर उधर एक्सटेंड तो कर दूंगा, पर इसके अलावा अगर मैं कहीं भी पॉइंट लेता हूं तो क्या आर्ग्यूमेंट बदल नहीं जाएगा? यस सर, बदल जाएगा। ओ जेड को चाहे तुम कितना एक्सटेंड कर दो, इस लाइन के अलावा मैं बात कर रहा हूं, इस लाइन, इस पूरी लाइन के तो अलावा, इस पूरी लाइन के अलावा जो भी कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा होगा जिसमें कि इनफाइनाइट प्लेसेस हैं, इधर वाली साइड भी हो सकती है कहीं भी ऊपर नीचे, या इधर वाली साइड भी हो सकती है कहीं भी ऊपर नीचे, तो उसका हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही आ रहा होगा आर्ग्यूमेंट यार। क्योंकि ये तो बहुत ही क्लियर सी बात है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे थे तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मीट कराना पड़ेगा, ओरिजिन से मीट कराऊंगा और एक्स एक्सिस से एंगल निकालूंगा तो हर बार अलग आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिखा देता हूं, मान लो मैंने एंगल यहां पे ले लिया तो भाई आर्ग्यूमेंट तो अलग ही आएगा, चाहे माइनस में ही क्यों अलग ना आए, चाहे आर्ग्यूमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम भी हो, पर अगर यहाँ पे 60 है यहाँ पे -60 है तो आर्ग्यूमेंट तो अलग हो ही गया ना। बोलो। यस सर। और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट लेता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे लिया पॉइंट, मैंने उसको ओरिजिन से मिलाया, तो इसका आर्ग्यूमेंट ये होगा, इस वाले का आर्ग्यूमेंट ये था। तो हमेशा आर्ग्यूमेंट तो अलग होगा ही होगा। अगर मैं इस लाइन के अलावा किसी भी लाइन पे पॉइंट उठाता हूं, इस लाइन पे भी इनफैक्ट अगर इधर वाली साइड ही लेता हूं तो इधर वाली साइड लेते ही तो इस लाइन का भी आर्ग्यूमेंट बदल जाएगा, देखो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? तो इधर वाली भी बात नहीं करनी चाहिए मुझे सिर्फ ये बोलना चाहिए कि अगर मैं इस लाइन के अलावा, जो कि यही वाली है सिर्फ, अगर कहीं और पॉइंट ले उठाता हूं इस लाइन के पॉइंट के अलावा, तो उसका आर्ग्यूमेंट विल बी डिफरेंट देन दिस आर्ग्यूमेंट। अच्छा जी, अब तो ये तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अलग हो ही गए इससे। दूसरी बात कि चलो सर हमने तो नहीं उठा रहे, हम तो इसी लाइन पर कोई पॉइंट उठा रहे हैं, तो अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट उठा रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट तो सेम होगा बट उसका मॉड्यूलस सेम नहीं होगा। कैसे? कि अगर मैं इस पे यहाँ पे पॉइंट मान लूं कोई, तो ठीक है मान लिया इसका आर्ग्यूमेंट तो वही है जो इस जेड का है, पर इसका मॉड्यूलस तो अलग है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस तो कम है, या इधर उठा लूं तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस तो ज्यादा है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। पक्की बात है? यानी कि मेरी बात समझ गए? ये वाली जो बात मैंने बोली थी कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो वन ऑफ द थिंग हैज टू बी डिफरेंट, या तो मॉड्यूलस या तो आर्ग्यूमेंट, या दोनों भी हो सकते हैं डिफरेंट, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो वो तभी सेम हो सकते हैं जब वो मॉड्यूलस भी उनका सेम हो, यानी कि उनका ओरिजिन से डिस्टेंस भी सेम हो और उनका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन भी सेम हो।
तो इसी आधार पे जो अभी हमने बात बोली, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन भी करा। तो डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 तरीके से होता है। Various forms of complex numbers. First form was point form, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ के आए, जिसमें हमने देखा कि z है एक पॉइंट और उस पॉइंट को दे दीजिए आप कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। सेकंड फॉर्म इज ऑल्सो वैसे तो पॉइंट फॉर्म, बट इस पॉइंट फॉर्म को पोलर फॉर्म बोला जा रहा है, क्योंकि इस बार हम इस पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से डिफाइन नहीं कर रहे। इस बार हम इस पॉइंट को उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड उसका आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा, उस फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं। तो पोलर फॉर्म इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच वी यूज मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस एज वेल एज आर्ग्यूमेंट टू डिफाइन द नंबर। और आज के बाद ध्यान रखना, जब जब वर्ड आएगा पोलर तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, आर और थीटा। और पोलर दोबारा आएगा, बिलीव मी, दोबारा आएगा पोलर, मैं ही पढ़ाऊंगा 11th क्लास में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जब हम पढ़ रहे होंगे कार्टेशियन सिस्टम, तो वहां पे मैं आपको ये बात बताऊंगा कि हर पॉइंट को दो तरीके से डिफाइन करा जा सकता है, एक तो उसके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू और एक डिस्टेंस और एंगल के थ्रू। डिस्टेंस है आर, एंगल है थीटा, यानी कि उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, और वो पॉइंट को अगर ओरिजिन से हम ज्वाइन कर दें तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, उसका एंगल। इन दोनों बेसिस पे मैं किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर सकता हूं। तो जैसे ही पोलर फॉर्म की बात होगी, तो पोलर फॉर्म की बात करते हुए हमें हमेशा आर और थीटा की बात करनी है। हमें दो चीजें निकालनी है, फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सेकेंड इज एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग विद ओरिजिन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, सिर्फ ये लिखने की जरूरत नहीं है। अभी रुक जाओ, इस पे बात करेंगे। अच्छा जी, तो कैसे लिखें सर पोलर फॉर्म? चलो पहले तो मेरे साथ समझो पोलर फॉर्म का मतलब क्या है और पोलर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी। ठीक है जी सर, आर मॉड्यूलस है। हाँ हाँ बोल। सर मैं कह रहा हूँ आर मॉड्यूलस है। आर मॉड्यूलस ही है। ठीक है। जब जब पोलर फॉर्म की बात करी जाए, पोलर वर्ड का ही ये मतलब है, आप ये समझ लो, पोलर वर्ड का ये मतलब है जो मैं भी समझा रहा हूं कि भैया दो चीज निकाल पोलर के लिए। फर्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, जिसको आप आर कह सकते हो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करो तो मॉड जेड कह सकते हो, राइट। जिसको मैंने बताया भी कि हम पोलर फॉर्म में मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की फॉर्म में जो ये बात एक्सप्रेस करने वाले हैं, वो बेसिक तो उसका यही है कि पोलर के के मॉड्यूलस और आर्गुमेंट भी कहां से आए, मॉड्यूलस आया डिस्टेंस से। तो मेन बात ये थी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, जिसे हम आर भी बोल सकते हैं, जिसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड जेड की तरह डिफाइन करा। और दूसरी मेन बात थी एंगल मेड बाय positive direction of x axis of the line joining point to the origin। joining है यार ये, joining point to the origin, जिसको हमने डिफाइन करा आर्ग्यूमेंट ऑफ z की तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए वी नीड टू थिंग्स, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। अगर आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पता है तो आप उसकी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, राइट। अब मैं दिखाता हूं आपको पोलर फॉर्म लिखनी कैसे। आपको ये चीज फिजिक्स में भी काम आएगी, बाय द वे आपको ये चीज फिजिक्स में भी काम आएगी, पूरी मैकेनिक्स, पूरी 11th की मैकेनिक्स में बार बार आता रहेगा, पर एक बार आपको इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। तो मान लो वो पॉइंट है a, b, तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं पोलर फॉर्म से क्या मतलब है। हाँ जी, अगर कोई पॉइंट है a, b, तो ये डिस्टेंस होगा a, ये डिस्टेंस होगा b। गलत तो नहीं बोल रहा, बोलो।
यस सर सही है। ये मॉड z, बोलो बता दे। दिक्कत हो तो ये बताओ कि दिक्कत है जी, नहीं समझ आ गई तो बता। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, हमें पता है। इसको मैं r बोल दूं थोड़ी देर के लिए, हमारी मर्जी है, इसे तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर मैं इसको r बोलना चाहता हूं क्योंकि ये इसको हम r से भी डिनोट करेंगे। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होंगे तो इसी चीज को हम r बोल देंगे। देखो नोटेशन बदल सकती हैं, कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। नोटेशन पे नहीं जाना है अपन को, नोटेशन तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें समझाई जाएंगी, पर कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। डिस्टेंस से निकालना है पॉइंट का ओरिजिन से, उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में बोल देंगे मोड z, उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोल देंगे r। ठीक बात है, आगे बढ़े। यस सर। चलो ये एंगल थीटा है, मान लिया थीटा है, ये आर्गुमेंट ही तो है, थीटा को आर्गुमेंट बोल देता हूं, जिसे हम यहाँ पे आर्गुमेंट बोल रहे हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाके थीटा ही बोल देंगे, सिंपल बस। एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ द लाइन जॉइनिंग विद द लाइन, सॉरी नॉट ऑफ द लाइन, विद द लाइन जॉइनिंग पॉइंट टू द ओरिजिन। ठीक है जी। चलो अब जरा थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं इसमें। यार देखो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह खेलेगी, जहां तक बेसिक है वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे 11th की ट्रिग्नोमेट्री पिक्चर में आएगी तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए तुम्हारे लिए रूल बनवाया था आर्गुमेंट निकालने का। अगर आपको पूरी फुल फ्लेश ट्रिग्नोमेट्री आ रही होती तो मैं आपको वैसे ही समझा देता, उस चीज को रूल बनाने की जरूरत ना पड़ती है हमें, बट चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सीख लेंगे उसे भी चल के आगे। अभी हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की कि हमें उसकी पढ़ने की ही जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत हमें ये सब चीजें समझने की, बेसिक्स और साथ साथ क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे यार थोड़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, इसको मैं O बोल रहा हूँ पॉइंट, इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए B बोल रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल OAB क्या मैं ये बोल सकता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी यार बताओगे, क्या होती है कॉस थीटा अपॉन r। हाँ सिर्फ फॉर्मूला बता, ये मत बता भाई, फॉर्मूला बता परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की टर्म्स में। b अपॉन h, p अपॉन उर्वशी कॉस थीटा क्या होता था? b अपॉन h। b अपॉन h, तो ये p अपॉन h बता रहा है शायद, मुझे लगा, मुझे तो ऐसे सुनाई दे रहा है ऋषि। नहीं सर, b अपॉन h cos थीटा और p अपॉन h sin थीटा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के लिए अगर बेस की बात करूं तो a होगा, हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो तो कोई बात ही नहीं है, r होगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होगा b, ये होगा r। तो क्या मैं यहां से a की वैल्यू निकाल सकता हूं r cos थीटा? क्या मैं यहां से b की वैल्यू निकाल सकता हूं r sin थीटा? यानी कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको थोड़ी देर पहले मैंने पॉइंट फॉर्म में a प्लस आई भी लिखा था, क्या मैं उसको पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं r cos थीटा प्लस i टाइम्स r sin थीटा? r कॉमन लेके इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को cos थीटा प्लस i sin थीटा भी तो लिख सकता हूं, और इसका छोटा नाम, छोटी फॉर्म भी दे देते हैं सिस थीटा, सिस थीटा कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होगा, where r is our modulus and theta is our argument। बोलो जरा मुझे, क्या ये बात समझ आई तुम्हें जैसे मैंने इसे डिफाइन करा? सर ये सिस थीटा क्या है? इसके बाद z इक्वल टू r सिस थीटा। अच्छा, z इज इक्वल टू r सिस थीटा, CIS सिस थीटा, और फिर उसके बाद मैंने लिखा है where r is equals to mod z यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर and theta is equals to argument of z। चलो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जरा पोलर फॉर्म में लिख के देखिए और क्लियर हो जाएगी हमें ये बात। तो सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें दिया, अब क्वेश्चन आएंगे भाई इस पे बेस्ड, बोर्ड्स में तो काफी कि आपको पोलर फॉर्म में बार बार चेंज करना पड़ेगा पॉइंट फॉर्म से, और पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या चीजें चाहिए? दो, मॉड और मॉड और आर्ग्यूमेंट।
आओ करते हैं जरा एक नंबर को चेंज। तो हमें दिया गया भाई कि ये लीजिए जी, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और इसको जरा हमें चेंज करके दिखाइए, क्या होगा इसका पोलर फॉर्म, राइट पोलर फॉर्म। तो जैसे ही आपको नंबर दिखे आपको दो चीजों पे लग जाना है भाई निकालने। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड जेड होगा अंडर रूट ऑफ रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 प्लस 1 4, वैल्यू आई 2। मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2। दूसरी बात कि भैया मॉड जेड की वैल्यू तो 2 आ गई, अब जरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए क्या करें, पहले टेन थीटा निकालो। टेन थीटा के लिए क्या करें, वाई अपॉन एक्स करो। थीटा क्या आया, 30 आया। ठीक है जी, 30 को कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। पाई अपॉन 6 लिखने के बाद हमने देखा कि कौन सा क्वाड्रेंट है अपना। उर्वशी कौन सा क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर? 4 नहीं, पॉजिटिव है तो फर्स्ट। दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है देख, रूट 3, y भी पॉजिटिव है 1। हाँ तो फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। हाँ फर्स्ट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ये देख हाँ तो फर्स्ट में ही। फर्स्ट में है ना। फर्स्ट में कैसे दिया जाता है आर्ग्यूमेंट, अगर हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली तो थीटा पे डिपेंडेंट होता था। मैंने 4 फॉर्मूले याद कराए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। फर्स्ट में एज इट इज दे देंगे, जो वैल्यू थीटा की है ये एज इट इज आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा। यानी कि अगर थीटा मेरा 630 आया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी 30 ही होगा, पाई बाई 6। बच्चा रिवाइज करके आना है, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएगा, तेरे लिए दिक्कत होगी। ओके, जैसे मैंने दो चीजें निकाली, आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस, जैसे कि मैंने कहा तुमसे शुरुआत में कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस निकालना। उतना ही मतलब आपको पूरी हर एक चीज बता देगा आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस निकालने के बाद। आप स्मॉल इंट्रिंसिक डिटेल्स निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आप पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना सकते हैं अगर आपको मॉड जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल गया तो। जैसे कि देखो हमने बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, यही कॉम्प्लेक्स नंबर रूट 3 प्लस आई अगर मैं पोलर फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू पता है जी 2 निकाल ली, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 है। ये इस ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होगी। अब हमें कैसे पता चले कि हमने सही करा क्वेश्चन के गलत करा? आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, अपने दिखाना नहीं है उसे सॉल्व करके, खुद के लिए देख लो, आंसर वही आएगा जो ऊपर दिया हुआ है पॉइंट फॉर्म। 2 इंटू कॉस पाई बाई 6 कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 प्लस आई साइन 30 की वैल्यू 1/2। देख लो 2 से भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आया रूट 3, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, ये आया प्लस आई, आंसर बना रूट 3 प्लस आई। बोलो यस सर, वही आ रहा है आंसर जो ऊपर दिया गया था, बस उसी आंसर को आर और थीटा में चेंज कर दिया। सर हमने इतना वो क्यों किया, मतलब सर नॉर्मल क्यों नहीं रहना दिया? क्योंकि पोलर फॉर्म से हम बहुत सारी कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं ऋषि, इसलिए किया। पोलर फॉर्म से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। कॉम्प्लेक्स नंबर आसान लगने लगता है जब हम पोलर फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हैं, इनको यूज करते हुए डायरेक्टली हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा ओके सर। राइट, और सर ये जो आप प्रॉपर्टी सारी लिखवा रहे हो सर, इनको पूरा याद कर लें हम? कुछ कुछ तो याद ही करनी पड़ेंगी पूरी, वैसे तो जितनी याद कर लेगा उतनी बेहतर है, और याद नहीं करनी होती, यही मैं हर साल समझाता हूँ हर बच्चे को। अभी तो 30 फॉर्मूले लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के, 30 फॉर्मूले लिखते ही तुम तो घबरा जाने हो, बट याद नहीं करनी होती कभी भी। हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है ऋषिक कि वो खुद ही याद हो जाएंगी। एंड बिलीव मी, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ ना तो मैंने मतलब पहली बात तो देख मैं तेरे से बहुत सारी बातें बोल दूंगा,
और जितनी भी बातें बट बोलूंगा, वैसे बहुत सारी नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट कम ही बोलूंगा, बट जितनी भी बातें बोलूंगा वो सब वो बोलूंगा जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ कि मतलब मैं टीचर हूं तो मैं कुछ भी बोलूंगा और मैं तुझसे ऐसी बात बोल दूं कि नहीं मेहनत करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ मेहनत करेंगे तो सब कुछ ही हो जाएगा, वो तो पता ही है, बट एट टाइम्स हमारे लिए फिजिबल भी नहीं होती बहुत सारी चीजें। तो इनमें से सारी याद करने की तो जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि तू 12 की 12 13 की 13 प्रॉपर्टीज याद कर, बट जब तू क्वेश्चंस लगा रहा होगा ना तो तेरे को खुद ही पता चल जाएगा तेरे को कितनी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। मतलब अराउंड 7 प्रॉपर्टी, 6 7 8 प्रॉपर्टी सबकी इंपॉर्टेंट है जो कि काफी यूज होंगी एक्सटेंसिवली, तो वो याद होनी चाहिए। और वो याद नहीं होती, वो जब तू क्वेश्चन से इतने लगाएगा तो वो तेरे को खुद ही याद हो जाएंगी, तेरे को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन लगा के आना। एक फॉर्म और बची हुई है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यूलर सर फॉर्म। उससे पहले सर मेरे को ना पिछली क्लास में डाउट था, मैं रिवाइज कर रहा था जो सर आपने सर एक क्वेश्चन ये कराया था जिसमें, एक मिनट सर, यस सर आपने सर वो बताया था कि जैसे मॉड Z1 - 1 सर वो लेस देन 1 वाला जो था, और वो था नहीं सर एक क्वेश्चन। मेरे को एक बार याद दिलाना कौन सा क्वेश्चन है। मैं सर पढ़ देता हूँ पूरा। एग्जैक्टली मेरे को क्या था, पढ़ दूं क्वेश्चन? हाँ हाँ ये सर mod तो, Z1 - 1 is less than 1, mod Z2 - 2 is less than 2। हाँ सर ये वाला। क्या है? हाँ हाँ बोल बोल। हाँ सर, तो सर इसमें मेरे को आप फिर से समझा दो मैं इसे सॉल्व कैसे किया था। अच्छा ठीक है, तो मेरे को कैलकुलेट करना था, मैं इसको हटा दूं ना सारे को। हाँ सर। उर्वशी, यस सर। तो हमने निकालना था Z1 + Z2 + Z3, राइट। इसकी वैल्यू हमें बतानी थी किससे छोटी किससे बड़ी। तो एक चौथी चीज मेरे को काफी टाइम लगा था तेरे को समझाने में, वो तो बता दे, वो दोबारा समझनी है क्या? नहीं सर। क्या हम इसकी क्या बताया था मैंने, बता, याद है? यस सर, हम वो वैल्यू नहीं निकाल सकते हम किससे मोर बड़ा देन है। तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसके बारे में तो हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ है कि ये यस वैल्यू कितनी ज्यादा होगी या इसकी मिनिमम वैल्यू, तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं Z1 Z2 Z3 के मिनिमम के बारे में कुछ भी। तो मिनिमम तो नहीं निकाल सकते हम इसकी, ये तो नहीं कर सकते कैलकुलेट, मैक्सिमम ही कर सकते हैं। अब मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास Z1 - 1 Z2 - 2 एंड Z3 - 3 का रिलेशन कुछ दिया हुआ है, राइट। तो मुझे यहाँ पे Z1 + Z2 + Z3 के बारे में निकालना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो मैंने कहा यार मुझे ये यूज करना चाहिए जो मुझे गिवन है, तो ये यूज करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, बोल जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर। और अगर हमने बात करी थी कि इन जनरल हम इस ट्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते थे कि Z1 + Z2 + Z3 प्लस, मतलब एक्सपैंड कर सकते थे कि Z1 + Z2 + Z3 + Z4 का मॉड अगर लेस देन होगा तो किससे होगा, मॉड ऑफ Z1 से प्लस मॉड ऑफ Z2 से प्लस मॉड ऑफ Z3 से प्लस मॉड ऑफ Z4 से। भाई 4 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका मॉड्यूलस निकालो तो वो वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी अगर उन चारों का अलग अलग मॉड निकाला जाए। इसकी हाईएस्ट वैल्यू मेरे को पता है कि ये जो पूरी वैल्यू होगी ये इससे छोटी होगी। Z1 - 1 की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, Z2 - 2 की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 3 है, मॉड ऑफ 6 6 है, यानी कि ये पूरी वैल्यू खुद में छोटी होगी 12 से। बोल। यस सर। इसलिए Z1 + Z2 + Z3 छोटा होगा 12 से, इक्वल टू भी नहीं होगा, छोटा होगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। वो बेसिकली सर इसको तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ऐड करके इससे छोटा हो। वही कर रहे हैं हमने, डायरेक्ट ही कर रहे हैं, मतलब इससे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बता। यस सर, समझ गया सर। ओके चलो ठीक।
ठीक है, फिर मिलते हैं थैंक यू सर। लगा के थैंक यू आना, सर। मैं भेज दूंगा असाइनमेंट, फिर मिलते हैं। ओके, चलो ठीक है।